हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर का लेक्चर 1 हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का यूनिफिकेशन हुआ। मैक्सवेल ने कैसे दोनों ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को कंबाइंड प्रूफ करके एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेवलप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानी जाती है। अब आज बच्चों हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। दरअसल जो यूनिफिकेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बेस पे ही हुआ। दरअसल क्या था कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में एक हम इक्वेशन पढ़ते हैं, एक फार्मूला पढ़ते हैं, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट IC। इसे कहा जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द कंडक्शन करंट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जाना जाता है। इसको एम्पियर ने मतलब दिया था ये फार्मूला। दिस फार्मूला वाज गिवन बाय एम्पियर। तो ये फार्मूला जो दिया था ये कंडक्शन करंट के लिए था। अब इस फार्मूले में ही कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा था। बच्चों आइए हम स्टार्ट से सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ऑर्स्टेड को ये मालूम था, ऑर्स्टेड ने ये डेवलप किया था, ये क्लियर किया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये बात किसने कही? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये बात ऑर्स्टेड ने कही, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब दूसरी बात, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर जो टाइम वेरिंग है तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात किसने कही? ये बात फैराडे ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में कही। अब मैक्सवेल ने उसी चीज को क्या बताया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका जस्ट रिवर्स, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैक्सवेल ने प्रूव किया। किसके बेस पे प्रूव किया? एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रूव किया। एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सपेरिमेंट है, जो कि वहां पर मैं बताने जा रहा हूं। बच्चों एक काम करें, हम एक कैपेसिटर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कैपेसिटर। उस कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस हम एक सेल ऐड कर देते हैं, सेल कनेक्ट कर देते हैं या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस की को प्रेस करेंगे। जैसे ही की को हम प्रेस करेंगे क्या होगा बच्चों? यहां से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। करंट, ये IC, इसे कंडक्शन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्शन करंट। ये कंडक्शन करंट जो वायर, ये वायर है, वायर में फ्लो होने वाली करंट को कंडक्शन करंट कहते हैं। तो जैसे की प्रेस करेंगे वैसे सेल से कंडक्शन करंट बच्चों निकलने लगेगी। और एक कंडक्शन करंट से क्या होगा? कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा कैपेसिटर की इस प्लेट पर, और इंडक्शन के कारण इस प्लेट पर क्या आने लगेगा? नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। किस इक्वेशन से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा? I इज इक्वल टू I नॉट, ये कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन है, e⁻⁻t/RC। ये क्या है? कैपेसिटर के चार्जिंग की इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बिहाफ पर कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो जब चार्ज होने लगेगा तो फिर क्या अंदर जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी यहां अंदर जो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? एक
टाइम के साथ चेंज होने वाला टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चार्जिंग हो रही है, चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है किसके बीच में? प्लेट्स के बीच में, या कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ये फार्मूला होता है। अगर जो यहां पर Q वेरिएबल हो जाए तो क्या E वेरिएबल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसको चार्जिंग करते हैं, करंट, कंडक्शन करंट कैपेसिटर की तरफ जाती है, इसकी प्लेट्स चार्ज होने लगती हैं और प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बनने लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगता है, क्योंकि चार्ज भी बढ़ता रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? इसके अंदर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? इसके अंदर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक बात समझाने की थी। अब फैराडे ने अब जो है मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? पहले ऑर्स्टेड के कंसेप्ट को दिमाग में रखा। ऑर्स्टेड में बोला था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यस, बनेगा। तो क्या किया गया? एक मैग्नेटिक नीडल यहां पर रखी गई, यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई, ये मैग्नेटिक नीडल रखी गई, ये मैग्नेटिक नीडल रखी गई कहां पर? इस कंडक्टिंग वायर के जस्ट पास में। तो जैसे मैग्नेटिक नीडल रखी गई तो क्या हुआ? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होना स्वाभाविक भी था। क्यों? क्योंकि ऑर्स्टेड बता चुके थे कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसका मतलब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन गया ऑर्स्टेड के अनुसार, और मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो इसका मतलब यहां पर एक कोई भी नीडल हम रखेंगे, मैग्नेटिक नीडल या कंपास रखेंगे, तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छी बात है, यहां तक ऑर्स्टेड की बात क्लियर है, मैक्सवेल को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब क्या किया? अब ये किया कि मैक्सवेल ने सोचा कि इसके अंदर कोई कंडक्टर तो है नहीं, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर कोई कंडक्टिंग वायर तो है नहीं, तो ऑर्स्टेड के अनुसार अंदर करंट नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ में भी बताया गया है, और ऑर्स्टेड ने भी बताया है, ऑर्स्टेड ने बताया है कि जब करंट कंडक्टर में फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जब करंट कंडक्टर में फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ में भी क्या कहा गया? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप म्यू नॉट IC होता है। IC मींस कंडक्शन करंट। तो यहीं पर देखो, अगर जो IC जीरो हो जाए, IC क्या हो जाए? जीरो, और IC जीरो हो जाएगा तो बताइए कि यहां मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। किसके अनुसार? किसके अनुसार जीरो हो जाएगा? एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुसार। और किसके अनुसार जीरो हो जाएगा? और जीरो हो जाएगा ऑर्स्टेड के अनुसार, क्योंकि ऑर्स्टेड ने कहा था कि जब कंडक्टर होगा उसमें करंट फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा दोनों के अनुसार। बट हुआ ये कि जब मैक्सवेल ने यहां पर भी मैग्नेटिक नीडल रखी, यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखी, जब मैक्सवेल ने यहां पर मैग्नेटिक नीडल रखी तो क्या हुआ? यहां पर भी डिफ्लेक्शन शो हो गया। जब मैग्नेटिक नीडल कंपास को प्लेटों के बीच में रखा गया, मैक्सवेल ने रखा, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कंपास की जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब भैया मैक्सवेल के दिमाग में हलचल मच गई कि अरे ऑर्स्टेड गलत, एम्पियर का सर्किटल लॉ भी गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उनके दिमाग में जो बात चल रही थी कि क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, वो दिमाग में जो उनकी बात चल रही थी वो यहां से उन्होंने वेरीफाई की। मैक्सवेल ने कहा कि जो ऑर्स्टेड ने या एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें जो बताया गया कि करंट के फ्लो होने से ही मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो बात इनकम्प्लीट है, वो बात गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। इस लॉ के अंदर, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर कुछ बात इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है? मैक्सवेल ने बताया कि प्लेट्स के जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो सस्टेन करेगा। वो सस्टेन करेगा किसकी वजह से आ रहा है? उन्होंने बताया इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है ना, उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्योंकि फैराडे ने
बोला ही था टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन भी आया था कि क्या इसका उल्टा, इसका रिवर्स, क्योंकि मैक्सवेल को ये लगता था कि पूरे नेचर में सिमेट्री है, नेचर में सिमेट्री है, नेचर सिमेट्री को लव करता है, हर चीज में सिमेट्री दिखाई पड़ती है। तो उस हिसाब से सिमेट्री के हिसाब से उनके दिमाग में क्वेश्चन आया था, तो उसी को लेकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये बात उनके क्वेश्चन था, वही बात यहां से वेरीफाई होती है कि यहां पर जो कंपास है, जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल, वो क्यों डिफ्लेक्ट हो गई? वो इसीलिए डिफ्लेक्ट हो गई क्योंकि इसके अंदर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर देता है? एज पर मैक्सवेल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंड्यूस कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देगा। तो अब एक और बात आई, अगर जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर भी अगर जो हम ऑर्स्टेड का लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ सही लिखना चाहें कि ये भी यहां अप्लाई हो, ये सब एम्पियर सर्किटल लॉ भी यहां अप्लाई हो, तो यहां पर एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। किसमें? एम्पियर सर्किटल लॉ में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा इसमें ऐड करें कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बात भी इस एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर आ जाए। तो चूंकि ऑर्स्टेड ने बोला था कि जब किसी कंडक्टर में करंट होती है तभी मैग्नेटिक फील्ड आता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, इसका मतलब यहां पर भी एक करंट हो, ऑर्स्टेड के अनुसार यहां पर भी एक क्या हो? करंट हो, तभी तो ऑर्स्टेड सही हो जाएंगे, तभी तो सर्किटल लॉ सही हो जाएगा। तो फिर क्या किया मैक्सवेल ने? एज्यूम किया कि यहां पर भी एक करंट है, यहां पर भी एक करंट एग्जिस्ट करती है जो कंडक्शन करंट नहीं है, कंडक्शन करंट से थोड़ा सा अलग, वो डिफरेंट करंट है जो दिखती नहीं है, जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन वो करंट एग्जिस्ट करती है। वो करंट किसकी वजह से है? वो करंट है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट इसके अंदर हो सकती है, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया, और वो वर्चुअल करंट उसको नाम दिया, और उसका जो एग्जैक्ट नाम दिया वो डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्चुअल करंट, जो एपेरेंट करंट इंड्यूस हुई है, उसी को क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों क्या हो जाता है? दी एपेरेंट करंट induced between the plates of capacitor, due to time varying electric field, is called displacement current। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या हो गई डेफिनेशन? ऐसी करंट जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस होती है। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ को हर जगह अप्लाई करने के लिए, हर केस में अप्लाई करने के लिए एम्पियर ने उसमें मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया? एक इंट्रोडक्शन और ले लिया उसमें, कंडक्शन करंट की जगह पर। जैसे ये था एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया? मैक्सवेल मॉडिफिकेशंस इन एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां पर देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट।
यानी कौन सी नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी इस एम्पियर सर्किट लॉ में? इस एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर एक नई करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये जो नया लॉ बन के आया, ये वाला, ये जो बात है ये कहलाती है एम्पियर। ये जो फॉर्मूला बन के आया ये कहलाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो कि मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया था, लेकिन डिटेल में मैं यहां बता रहा हूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बन गई। उनमें क्या नई चीज इंट्रोड्यूस की गई? कंडक्शन करंट के साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया गया। डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही नेसेसरी था, क्योंकि यहां पर एक नया मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो कि करंट के ना होने से भी बन रहा था। तो करंट होना जरूरी है एज पर आर्स्टेड, क्योंकि करंट फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आर्स्टेड को एम्पियर को सही करने के लिए, उनको बिल्कुल उनके फार्मूले को करेक्ट करने के लिए इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जोड़ दी। तो बच्चों, आप डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है। डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ है इसके अंदर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ना। बच्चे को फिर से समझो कि यहां पर अगर जो हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आना स्वाभाविक है, क्योंकि ऑर्स्टेड ने बोला था करंट फ्लो होगी उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल का डिफ्लेक्ट होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन अंदर जब करंट थी नहीं, चूंकि अंदर तो एयर होती है, कुछ वैक्यूम होगा या इंसुलेटर होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया? अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया? अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया था टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया था। और जब मैग्नेटिक फील्ड आ ही गया तो आर्स्टेड के अनुसार वहां पर करंट भी होनी चाहिए। तो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने एक आर्स्टेड को और एम्पियर का सर्किटल लॉ को सही करने के लिए यहां पर एक वर्चुअल अपरेंट करंट ऐड कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी कि नहीं, इसमें भी एक करंट होती है और वो करंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आती है, और उसी की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया है। और इसी करंट को नाम दे दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए अपरेंट करंट विच इज इंड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग and due to time varying electric field. In short, you can say the apparent current induced due to time varying electric field between the plates of capacitor is known as displacement current. This is the definition बच्चों। अब बच्चों, displacement current B.dl mu naught conduction current और displacement current, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे इलेबोरेट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये जो है किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट करंट की। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डी फाई बाई डी टी क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आई है। जैसे कि आपने फैराडे में क्या समझा था कि ये करंट आती थी फैराडे में, ये बात जो थी ये ऑर्स्टेड की बात थी। फैराडे ने क्या बताया था कि करंट आती है, इंड्यूस करंट आती किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से क्या आती है? इंड्यूस करंट आती है। और यहां पर क्या है? फैराडे के उल्टा जस्ट मैक्सवेल में क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चेंज की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। अब बच्चों, हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला बच्चों हम यहां प्रूव करके दिखाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट, चूंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में, गॉस वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। फ्लक्स यानी जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसके अंदर फील्ड लाइंस बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी इंस्टेंट जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है? ई इंटू ए। ई क्या है?
इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई का फॉर्मूला होता है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये ई का वैल्यू यहां रखें, है ना, तो रखते हैं, तो क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू ए। बच्चों ये ए कैंसिल हो गया, यहां से क्या करें, Q का फॉर्मूला निकालें, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, फाई एप्सिलॉन नॉट फाई ई। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट फाई ई। तो यहां पर आपको निकालना है करंट, बाकी मैं यहां कर देता हूं करंट आईडी। करंट आईडी, आई का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपान डी टी, आपने पढ़ा है, करंट आई इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी। तो यहां से आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ, अब क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट फाई ई, एप्सिलॉन नॉट फाई ई। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कोएफिशिएंट इसको बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यहां पर कोएफिशिएंट बना लीजिए, और क्या बनेगा, डी फाई ई बाई डी टी। तो यही बच्चों हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज की वजह से। और जो फैराडे के अनुसार करंट आती थी, इंड्यूस करंट, वो किसकी वजह से आती थी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से आती थी, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज की वजह से आ रही है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी, ये फार्मूला आ गया आई डी इक्वल टू जो यहां पर रखा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट का। एक बार बच्चों इसको फिर से देख लें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट आती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने के कारण। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मान लें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, फाई है, चूंकि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो फाई को फाई ई रखा, ई का फार्मूला क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट नोट कर लिया, ए एरिया है, कट हो जाएगा एरिया एरिया, और यहां से Q यहां से ट्रांसपोज कर ले, तो Q का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट फाई ई। अब यहां से Q का वैल्यू आ गया, तो आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी डी टी, तो ये आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी। आप डी डी टी बाहर कर लिए, Q का वैल्यू रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट फाई ई। अब एप्सिलॉन नॉट कोएफिशिएंट बनेगा, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो इसको बाहर कर लें, तो डी डी टी ऑफ फाई ई बना। तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो बच्चों ये था डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोडक्शन, और डिस्प्लेसमेंट करंट के इंट्रोडक्शन से कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।